नमस्कार मित्रों, अध्ययन धारा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में या इस सीरीज़ में जो हम हैं यूपीएससी प्रीलिम्स से कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मे बी उस टॉपिक के बेस के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा हो सकता है। तो इसमें ऑलरेडी हम पहले 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज इस सीरीज़ में या इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेटलैंड, कि वेटलैंड के बारे में पूछा गया है। स्टेटमेंट 1, वेटलैंड आर द एरिया दैट आर इंटरमीडिएट इन कैरेक्टर बिटवीन डीप वाटर एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। स्टेटमेंट 2, वेटलैंड इंक्लूड लेक लिटोरल्स, फ्लड प्लेन्स एंड अदर मार्शी एंड स्वैम्पी एरियाज विद पुअर ड्रेनेज एज लॉन्ग एज बोगा फैंस एंड मैंग्रोव्स। ठीक है जी। तो इसमें कौन कौन स्टेटमेंट सही है पूछा गया है। तो देखो, इसमें स्टेटमेंट 2 भी सही है, स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 ही पहली का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर विल बी ए। अब क्यों, इसको डिस्कस करते हैं। देखो, जो वेटलैंड है वो क्या होता है, ये ट्रांजिशन एरिया होता है जहाँ पे एक डीप वाटर और एक टेरेस्ट्रियल हैबिटाट जो है, मतलब उसके बीच में ट्रांजिशन होता है। ठीक है। ट्रांजिशन मतलब समझते हैं कि मान लो यहाँ पे बहुत सारा पेड़ है और यहाँ पे एक समुद्र है। ठीक है, डीप वाटर है। तो इनके बीच में जो हैबिटाट, जो बीच वाला ट्रांजिशन एरिया होता है उसको हम बोलते हैं वेटलैंड्स। ठीक है। उसमें क्या क्या आता है आपको पता है कि फ्लड प्लेन्स, लेक्स आती है, स्वैम्पी एरियाज आता है, मार्शी एरिया आता है, बॉग्स, फैंस, मैंग्रोव, सब इसी के अंदर ही आते हैं। ठीक है जी। तो ये आपका इसका आंसर हो जाना था। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अमेंसलिज्म के बारे में पूछा गया है कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल एम्प्लीफाइड हो सकते हैं अमेंसलिज्म की वजह से। अमेंसलिज्म होता क्या है, पहले इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। देखते हैं अमेंसलिज्म क्या होता है। अमेंसलिज्म इज द रिलेशन बिटवीन अ लार्ज ट्री शेडिंग अ स्मॉल प्लांट। ठीक है जी। एक लार्ज ट्री जब स्मॉल प्लांट को शेड करता है उसको मेंसलिज्म कहते हैं। इन दिस इंटरेक्शन द लार्ज ट्री नेगेटिवली अफेक्ट द स्मॉल प्लांट बाय ब्लॉकिंग द सनलाइट। ठीक है। और ये आपको सारा सारा चीज़ जहाँ देखने को मिलता है। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, तो जो कई पेड़ होते हैं जो बहुत पुराने होते हैं उनकी हाइट तो बहुत हाइट हो जाती है, लेकिन जो नए नए नीचे को आपको देखने को मिलेंगे पेड़, उनकी वो सनलाइट ब्लॉक कर देते हैं। सनलाइट ब्लॉक करेंगे तो नीचे वाले जो अपने पौधे होते हैं वो अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, तो उनकी ग्रोथ ही नहीं हो पाती है। तो उस प्रोसेस को मेंसलिज्म कहा जाता है। ठीक है जी। तो हाउएवर स्मॉल प्लांट जो कि इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है लार्ज ट्री के ऊपर। ठीक है, इस वजह से। तो वेयर वन ऑर्गेनिज्म इज हार्म्ड विदाउट एनी रेसिप्रोकल इम्पैक्ट ऑन द अदर्स, तो इसको कहते हैं अमेंसलिज्म। ठीक है जी। तो अब इसके बारे में देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता था। कि अमेंसलिज्म होता क्या है कि बी एंड फ्लावर नहीं, लॉयन एंड गैजल नहीं, लार्ज ट्री शेडिंग अ स्मॉल प्लांट, तो ये आपका सही हो जाएगा। आंसर विल बी सी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फूड चेन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। द डिट्रियस फूड चेन इन फॉरेस्ट बिगिंस विद लार्ज प्रीडेटर्स कंज्यूमिंग लिविंग प्लांट बायोमास। ग्रेजिंग फूड चेन इन रेन फॉरेस्ट टिपिकली स्टार्ट्स विद हर्बीवोरस फीडिंग ऑन प्लांट। तो इसमें कौन कौन स्टेटमेंट सही है पूछा गया है आपसे। तो फूड चेन के बारे में पहले पता होना चाहिए आपको, पहले इसके बारे में पढ़ ही लेते हैं कि क्या है। देखो, डिट्रियस फूड चेन जो होती है इनिशिएट विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेकिंग डाउन द डेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है। जबकि कोई चीज़ ऑर्गेनिक मैटर को उसका डिकम्पोजिशन कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करते हैं। नॉट लार्ज प्रीडेटर्स कंज्यूमिंग लिविंग प्लांट बायोमास। लार्ज प्रीडेटर्स आर टिपिकली पार्ट ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन्स रिलाइंग ऑन द हर्बीवोरस फॉर सब्सटेंसेस। ठीक है जी। और करेक्ट क्या है दूसरा कि ग्रेजिंग फूड चेन कमर्स विद हर्बीवोर्स कंज्यूमिंग लिविंग प्लांट्स फॉर एनर्जी, नॉट ऑर्गेनिक मैटर्स। ऑर्गेनिक मैटर इन द इकोसिस्टम प्राइमरीली प्रोसेस द डिट्रियस फूड चेन। ठीक है। तो अब देखते हैं डिट्रियस फूड चेन क्या होती है, ग्रेजिंग फूड चेन क्या होती है। ग्रेजिंग फूड चेन वो होती है जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं। ठीक है, जो ऑर्गेनिक मैटर को नहीं खाते हैं। ठीक है जी, वो होती है डिट्रियस फूड चेन। ठीक है जी। तो इनके क्या बोला कि इन रेन फॉरेस्ट बिगिंस विद लार्ज प्रीडेटर कंज्यूमिंग द लिविंग बायोमास, नहीं, वो तो हर्बीवोरस टाइप का मटेरियल उनका रहता है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट ग्रेजिंग फूड चेन इन रेन फॉरेस्ट टिपिकली स्टार्ट विद हर्बीवोरस लिविंग प्लांट, तो यह सही है। क्योंकि डिट्रियस फूड चेन में क्या है, लार्ज प्रीडेटर नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं। तो आंसर विल बी ट्रू ओनली, नॉट की पहला। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका,
क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 14 कि सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी के बारे में पूछा गया है कि इनसिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कंबशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और द मटेरियल बर्न्ड इन द कंट्रोल एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन। पैरालिसिस कौन सा प्रोसेस होता है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर वेस्ट और दूसरा कंपोस्टिंग कौन सा प्रोसेस होता है। देखो इंसिनेशन, पैरालिसिस और कंपोस्टिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या क्या है, इनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आंसर देखेंगे। इंक्लिनेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है कंबशन का, बट इट ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नॉट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। दूसरी बात, पैरालिसिस क्या होता है, ये इंसिनेशन नहीं होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर किया जाता है, अंडर लिमिटेड सप्लाई के अंदर किया जाता है या तो फिर, ठीक है। वेयर मटेरियल आर सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर, इसमें हाई टेम्परेचर के ऊपर रखा जाता है। ठीक है जी। तीसरा, कंपोस्टिंग क्या होता है, प्रोसेस होता है वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंजीज ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर सच एज फूड वेस्ट एंड प्लांट मटेरियल्स इनटू ह्यूमस के अंदर करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या क्या स्टेटमेंट सही आता है भैया। इंक्रेशन प्रोसेस होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, तो गलत हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है इंसिनेशन के अंदर। पैरालिसिस के अंदर क्या, अमाउंट ऑफ वेस्ट आर बर्न्ड इन द ब्लास्ट फर्नेस एट हाई टेम्परेचर, तो ये तो सही हो जाएगा दूसरा स्टेटमेंट आपका, क्योंकि इसमें हाई टेम्परेचर के ऊपर ही बर्न किया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, कंपोस्टिंग प्रोसेस विद बैक्टीरिया एंड फ्यूज डिकम्पोज द डिग्रेडेड इनटू ह्यूमस, तो ये भी सही हो जाएगा। तो पहला गलत है, बाकी दो सही है, तो 2 ओनली आर द आंसर। इसमें 2 ही सही आपको पूछे, तो सही ही पूछा गया था आपसे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि स्पॉनिस डिराइव्ड फ्रॉम द सूप नट ट्री कंट्रीब्यूट टू द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, climate change induced flooding creates opportunity for the proliferation of disease carrying insects, and rising temperature are projected to enhance the nutrition content of the crop। अब क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछा गया है मेनली ये क्वेश्चन कि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, देखो स्पोनिन्स क्या होता है, स्पोनिन्स एक नेचुरल कंपाउंड होता है जो कि सोप नट्स के अंदर आपको फाउंड देखने को मिलेगा। ठीक है, वो ओजोन लेयर डिप्लीशन के साथ कोई भी उनका ताल्लुकात नहीं है। ठीक है, क्योंकि सोप नट्स के अंदर होते हैं। ह्यूमन मेड सब्सटेंसेस स्पेशली क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन डिप्लीशन का कारण बनते हैं। तो सोप नट्स जो ये स्पॉन्सेस होता है इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, इसको सोप नट्स के अंदर मिलता है, नेचुरली होता है। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन से ऐसा कोई नहीं होता, जो ह्यूमन बनाता है ना आदमी, उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ही ओजोन डिप्लीशन होता है। ठीक है जी। सेकंड क्या है, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है, इंड्यूस फ्लडिंग होती है उसकी वजह से, जिसकी वजह अपॉर्चुनिटी फॉर प्लोरिफिकेशन और डिजीज कैरिंग इंसेक्ट्स को मिल जाती है और आइडल ब्रीडिंग कंडीशन हो जाती है वेक्टर्स लाइक मॉस्किटोज के लिए। अब देखो जहाँ पे बाढ़ आती है वहाँ पे तो बहुत सारे इंसेक्ट्स भी कहीं ना कहीं से बढ़ के आते हैं, थोड़ी गंदगी फैल जाती है, उस वजह से मॉस्किटो को पैदा होने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है कि नहीं, ऐसा ही है। राइजिंग टेम्परेचर एंड चेंजिंग पैटर्न और रेनफॉल आर प्रोजेक्टेड टू डिक्रीज क्रॉप यील्ड्स, जैसे क्रॉप यील्ड्स डिक्रीज हो जाती है इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज, स्ट्रेस फूड सप्लाईज हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, द कम्बिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड एंड राइजिंग टेम्परेचर इज प्रेडिक्टेड टू रिड्यूस द ओवरऑल यील्ड ऑफ द क्रॉप्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अब राइजिंग टेम्परेचर होगा तो क्रॉप की तो यील्ड कम ही होगी ना, ज़्यादा तो नहीं होगी। जिसमें लिखा है कि राइजिंग टेम्परेचर आर प्रोजेक्टेड टू एनहांस द न्यूट्रिशन कंटेंट ऑफ द क्रॉप्स, नहीं गलत है। तो दूसरा, क्लाइमेट चेंज फ्लडिंग का कारण बनता है जिस वजह से डिजीज कैरी इंसेक्ट बढ़ते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का बनता है सपोनिन्स, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें दूसरा, पहला और तीसरा गलत है, दूसरा सही है, केवल 1 ही ठीक है, इसमें एक ही ठीक है, तो आंसर विल बी ओनली 1A, क्योंकि करेक्ट ही पूछा गया था हमारे से। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये किस चीज़ के बेस के ऊपर है, यह ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अब पहले इसके बारे में पता कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब पड़ता है कि ग्लोबल क्या है, GIAHS। ठीक है, ग्लोबल इनहेरिटेंस एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम क्या है, इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक इनिशिएटिव है FAO का, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, focuses on the recognizing and preserving global important agriculture heritage system। ठीक है, it aims to highlight remarkable land use system and landscape rich in biodiversity। कोरापुट सिस्टम के अंदर क्या होता है कि विमेन जो है बहुत एक क्रूशियल रोल प्ले करती है इन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है जी, वो क्या करती है, दे एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रिफ्लेक्ट द कम्युनिटीज़ को एडप्शन विद द एनवायरनमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए।
ठीक है जी। तो ये इनका कारण रहता है। अब देखो क्या पूछा गया था कि GIHS इनिशिएटिव FAO का दैट रिकॉग्नाइज्ड द एग्रीकल्चर हेरिटेज रीजन, तो ये सही हो जाएगा क्योंकि इनका यही काम तो होता है। ठीक है, FAO के साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम इन कोरापुट उड़ीसा इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, तो ये सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है इसमें, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट बिकॉज करेक्ट इज आस्क्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कि द फीचर डोलाइंस उवालास एंड ग्राइक्स द बेस्ट रिलेटेड टू, किसी से रिलेटेड है। हमारे तो इसका पता ही कुछ नहीं है कि डोलाइंस उलावास एंड ग्राइक्स क्या है, तो पहले इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। ठीक है जी, जो डोलाइंस एंड उवालास है ये टाइप ऑफ एनक्लोज टोपोग्राफिक डिप्रेशन देखने को मिलेगा आपको, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट रीजन ऑन अर्थ। ड्राइक्स क्या है, एक फिशर सेपरेटिंग ब्लॉक और क्लिंट इन अ लाइमस्टोन पेयरमेंट के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब जो डोलाइंस और उवालास है ये एनक्लोज्ड टोपोग्राफिक डिप्रेशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके अंदर होती है कास्ट रीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, ग्राइक्स के अंदर क्या है, एक फिजर सेपरेटिंग ब्लॉक देखने को मिलेगा, क्लिंट इन लाइमस्टोन, लाइमस्टोन के अंदर जो पेमेंट होता है उनके बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, सीधी सीधी सी बात पूछा जाए कि डोलाइन एक कास्टी टोपोग्राफी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है जी, तो यह कास्टी टोपोग्राफी है, आंसर विल बी ए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 एलुवियल सॉइल के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। एलुवियल सॉइल के बारे में पहले पता कर लेते हैं क्या होती है। ठीक है जी, एलुवियल सॉइल क्या है, ये आपको नॉर्दर्न प्लेन के अंदर देखने को मिलेगी, रिवर वैली के अंदर, क्योंकि रिवर ये अपने साथ कंपोजिट डिपोसेडिमेंट्स लेके आती है, उसकी वजह से एलुवियल सॉइल का निर्माण होता है। ठीक है, 40% ऑफ एरिया का कवर करती है एलुवियल सॉइल। ठीक है, ये डिपोजिशनल होती है नेचर के अंदर, जैसे मैंने बताया, एंड ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर एंड स्ट्रीम, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, दूसरा कि जो एलुवियल सॉइल होती है ये सैंडी टू लोमी होती है टाइप के अंदर, मतलब सॉइल कंटेंट के अंदर पोटाश बहुत ज़्यादा होता है लेकिन फॉस्फोरस थोड़ा कम होता है। ठीक है, दो टाइप की एलुवियल सॉइल होती है भैया, एलुवियल एंड दैट एंड गेट्स सॉरी खादर एंड बागर। ठीक है, थोड़ा सा एक स्टेप नीचे चला गया था मैं। ठीक है, दो टाइप की एलुवियल सॉइल होती है, एक होती है खादर, एक होती है बांगर। आपको पता ही है खादर कब निर्माण होता है, बांगर कब होता है। ठीक है, ये अपर मिडिल गंगा प्लेन के अंदर देखने को मिलेंगे। खादर नए प्रकार की मृदा होती है। ठीक है, और जब फ्लड आता है कहीं पे तो नई नई मिट्टी इकट्ठी होती जाती है, नए सेडिमेंट आते हैं, उसको खादर बोलते हैं। जो पुरानी सेडिमेंट्स होते हैं वो पीछे की वजह से नदी आ रही है यहाँ से लेकर बहकर, तो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आ रही है, जो सेडिमेंट लेके आई। ठीक है, तो ये क्या है, खादर का निर्माण हो रहा है, न्यू एलुवियल सॉइल। अब देखो दूसरी बार फिर से फ्लड आएगा तो आगे वाले तो पीछे को फिर मूव ऑन हो जाएंगे, यहाँ नई नई खादर बनती जाएगी, यहाँ बांगर बनती जाएंगी, तो ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ये होती है खादर न्यू एलुवियल सॉइल होती है, और बांगर ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है। ठीक है जी, तो फ्लड प्लेन्स में मिलती है खादर एंड बागर। ठीक है जी, इसमें जो है कैलकेरियस कंक्रीशन मतलब कंकड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो आपको पता ही है क्योंकि जब नदी भाग के लेके आएगी क्यों। अब एलुवियल सॉइल जो है लोमियर होती है। ठीक है, सॉइल, ठीक है, एंड मोर क्ले इन द लोअर एंड मिडिल गंगा प्लेन के अंदर बहुत ज़्यादा क्ले ही हो जाती है, मतलब चिकनी हो जाती है, एंड द ब्रह्मपुत्र वैली के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सैंड कंटेंट जो है डिक्रीज करता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक है, अब इसकी तरफ, इस वेस्ट से ईस्ट की तरफ सैंड कंटेंट डिक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि वहाँ ब्रह्मपुत्र का फ्लो बहुत ज़्यादा हाई है। फ्लो ज़्यादा हाई है तो छोटी मोटी चीज़ें तो बह के लेके जाएगी, सैंड कम ही डिपॉजिट करेगी क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एलुवियल सॉइल के अंदर शेड ऑफ कलर्स होते हैं विच वेरी फ्रॉम लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे तक आपका उसका कलर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि डेप्थ कितनी है डिपोजिशन की, एंड टेक्सचर कैसा है मटेरियल का, एटसेट्रा एटसेट्रा, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसके अंदर कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत उपजाऊ मिट्टी आपको देखने को मिलती है। अब देखते हैं क्या क्या पूछा गया है कि डिपोजिशनल सॉइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय रिवर एंड स्ट्रीम, हाँ जी ये सही है। ये रिच होती है पोटाश के अंदर, पूरी होती है फॉस्फोरस के अंदर, ये भी सही है। सैंड कंटेंट डिक्रीज करता है इससे वेस्ट की तरफ, नहीं इंक्रीज करता है, उल्टा दे दिया भैया। ठीक है, कलर ऑफ एलुवियल सॉइल वेरीज फ्रॉम रेड टू ब्राउन, नहीं कहाँ से कहाँ तक, ग्रे टू ऐश कलर की तरफ बहता है। तो पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा गलत। ओनली 2 विल बी योर आंसर बिकॉज करेक्ट इज आस्क्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब एलुवियल सॉइल के बारे में हमने जानकारी ली अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कि कंसिडर द फॉलोइंग, बैट, डॉल्फिन एंड ऑयल बर्ड के बारे में आपसे पूछा गया है। phenomenon of the echolocation is used by how many of the above kind of animals?
इकोलोकेशन का फिनोमेनन कौन कौन से यूज़ करते हैं? बैट, डॉल्फिन और ऑयल बर्ड। ठीक है, अब आप बताइएगा इसके क्वेश्चन के आंसर को। हम करते हैं, देखते हैं। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ऑर्गेनाइज किया है कंट्री लेड इनिशिएटिव, जो CLI है, इवेंट एज अ पार्ट ऑफ UN फॉर्म ऑन फॉरेस्ट, UNFF के तरफ। ठीक है, तो UNFF क्या करता है कि मैनेजमेंट, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और टाइप ऑफ फॉरेस्ट की वो करती है। मेरे ख्याल से यह कुछ यहाँ पे थोड़ा मिसिंग हो गया है। ठीक है जी, ऊपर ये किसी और चीज़ का आंसर देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पर। ठीक है जी, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आपका इसका आंसर देखने को मिलेगा कि इकोलोकेशन क्या होता है। देखो, इकोलोकेशन जो है, एनिमल ऑब्टेन एंड असेसमेंट ऑन इट्स एंड एमिटिंग साउंड, जहाँ पे वो साउंड जनरेट करता है, एंड लिसनिंग टू द इकोज एज द साउंड वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सबस्टांसेस। ठीक है, तो एनिमल जो इकोलोकेशन को यूज़ करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर एमिट करते हैं साउंड पल्सेस को। ठीक है, या फिर बियॉन्ड, कई बार सुनने की क्षमता से परे चल जाती है। ठीक है, तो बैट्स तो आईसाइट इनकी पूर होती है, तो इस चीज़ का इस्तेमाल करते ही करते हैं। नेविगेट, हंट, डॉल्फिन भी इसको यूज़ करती है लोकेट ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए एंड कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, वेल्स एंड कुछ बर्ड्स जैसे कि टाउनी ऑयल बर्ड, स्विफ्टली एंड टैनरिक, ये इकोलोकेशन का इस्तेमाल करते हैं। ऑयल बर्ड जो है नाइट में एक्टिव रहते हैं। ठीक है, बैट्स भी नाइट में एक्टिव रहते हैं, डॉल्फिन तो चलो समुद्र में रहती है। फ्रूट यूजिंग कीन, ये जो तीनों के तीनों जो है, ये तीनों के तीनों ही इकोलोकेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इकोलोकेशन तो आप समझ गए। इको क्या होता है? जब हम यहाँ से किसी से यहाँ से साउंड भेजेंगे और साउंड आपको रिटर्न में मिल जाएगा, उसको इकोलोकेशन कहते हैं। तो ए भी करता है, दो भी करता है, तीन भी करता है, तो तीनों सही है। यहाँ पर तीनों के तीनों इकोलोकेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम नेक्स्ट के कुछ क्वेश्चन और अटेम्प्ट करेंगे। तो फटाफट आप इसका रिवाइज कीजिए, वीडियो को लाइक कर डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।